हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। साफिया सुनो, मेरा टिफिन अंदर ही छूट गया। बाहर निकलते हुए आमिर चिल्लाया। ऑफिस जाने की हड़बड़ी में आमिर अपना टिफिन घर के अंदर ही भूल गया था। साफिया लगभग दौड़ती हुई गेट से बाहर निकली और टिफिन हाथ में थमाते हुए झल्ला पड़ी। अभी कितना काम बचा है घर में, कुछ पता है आपको? आप तो एक भी काम ठीक से नहीं कर पाते हैं। सॉरी बेगम, अब गुस्सा थूकिए, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। टिफिन हाथ में लेते ही वो अपनी बाइक की ओर चल पड़ा। 4 साल पहले ही आमिर और साफिया की शादी हुई थी। अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। हालांकि आमिर ने इस बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन साफिया के मन में एक खटका सा रहता था। एक आध बार आमिर की अम्मी ने घुमा फिराकर बात पूछी भी थी, लेकिन साफिया टाल जाती थी। फरीदाबाद की एक प्राइवेट फैक्ट्री में आमिर सुपरवाइज़र था। वो सहारनपुर उत्तर प्रदेश का रहने वाला था। जिंदगी साधारण तरीके से गुजर रही थी। बस एक चाह थी कि थोड़े पैसे कमा लूं, फिर गांव में एक पक्का मकान बनाऊंगा। विधवा अम्मी घर में रहती थी। आमिर ने उनसे कहा कि आप भी हमारे साथ फरीदाबाद चलो, सब साथ मिलकर रहेंगे। लेकिन उसकी अम्मी नहीं मानी। कहने लगी, बेटा, इस डीह पर तुम्हारे पिता की यादें हैं। जब तुम छोटे थे तभी वो गुजर गए थे। तब से इसी डीह पर मैंने मेहनत मशक्क़त करके तुमको पाला है। मैं यहीं रहूँगी। और फिर ज़माना भी तो ठीक नहीं है। जरा सा घर छोड़ो तो ज़मीन हथियाने वालों की कोई कमी नहीं है। ऐसे लोग तो इसी ताक में रहते हैं कि कब मौका मिले और बिना आदमी के डीह पर धीरे धीरे कब्जा जमाए। आमिर अम्मी की बात टाल न सका, लेकिन महीने में एक बार उनसे ज़रूर मिलाता था। एक दिन उसने ऑफिस में ही किसी से सुना कि सऊदी अरब में किसी फैक्ट्री में सुपरवाइज़र की ज़रूरत है। एक आदमी है, वो 8 लाख रुपए लेकर नौकरी, पासपोर्ट, वीज़ा, सब चीज़ का जुगाड़ कर देता है। अपनी नौकरी से ऐसे भी संतुष्ट नहीं था वो। न तो पैसा बहुत था और न ही मालिक का व्यवहार उसे अच्छा लगता था। ऐसे में उसे सऊदी जाने की बात किसी सपने से कम न लगी। बस पैसे का इंतजाम उसे करना था। घर आकर उसने अपनी पत्नी को ये बात बताई। पत्नी खुश तो हुई, लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे ये सोचकर थोड़ी उदास सी हो गई। दोनों मियाँ बीबी के पास कुल मिलाकर 3 लाख रुपए का बंदोबस्त हो गया। अगर उसे सऊदी जाना है तो 1 हफ्ते के भीतर पैसे का जुगाड़ करना पड़ेगा। साफिया और आमिर दोनों ने अपने अपने घर में फ़ोन किया। साफिया के घर से भी कुल 3 लाख का इंतजाम हुआ और आमिर की अम्मी ने उसे गांव के ही एक व्यक्ति से ब्याज पर 2 लाख रुपए उधार लिए। इस तरह घर ससुराल, अम्मी व पत्नी के सहयोग से उसने पैसे जमा कराए। खुदा का शुक्र है कि वो आदमी ईमानदार निकला और 1 महीने के भीतर ही आमिर सऊदी को रवाना हुआ। जाते वक्त सबकी आंखें नम थी। पता नहीं विदेश जा रहा है, अब कब वापस लौटे। तरह तरह की कहानियां भी उन लोगों ने सुनी थी सऊदी के बारे में, कि कैसे वहां पासपोर्ट, वीज़ा छीनकर जबरन काम करवाते हैं। आमिर भी थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर सब कुछ अल्लाह की मर्जी पे छोड़कर वो सऊदी पहुंचा। इधर साफिया भी फरीदाबाद से वापस अपने मायके आई। मायका और ससुराल पास पास ही था। कुल 5 किलोमीटर का फासला था। कुछ दिनों तक मायके में रहने के बाद वो फिर अपने ससुराल आ गई, लेकिन आमिर के बिना उसे सब सूना सूना सा लगता। सोचती, अभी तो गए हैं वो, साल भर से पहले तो नहीं लौटेंगे। साल भर का समय उसे किसी युग सा लगता था। इधर सास भी गाहे बगाहे ताने देती, कहती कि शादी के 4 साल हो गए हैं, लेकिन पोते का मुंह देखने को तरस गई। साफिया इन बातों को अनसुना करने की कोशिश करती, लेकिन बात उसके मन में कहीं कांटे सी फंस जाती। पड़ोस की कोई बूढ़ी आंगन में आई नहीं कि उसकी सास का रोना शुरू हो जाता। कितने अरमान से आमिर की शादी की थी कि इस डीह पर भी पोते पोतियों की किलकारियाँ गूंजेंगी, लेकिन 4 साल गुजर गए। एक बच्चे का मुंह देखने को तरस गई। अल्लाह जाने इसको बच्चा होगा भी या नहीं। मैं तो आमिर को कहती हूँ कि दूसरी शादी कर लो, लेकिन पता नहीं वो मेरी बात को हंस कर टाल देता है। दूसरी महिलाएं उसकी बात सुनती, थोड़ी सहानुभूति जताती और फिर जाते जाते ढाढ़स बंधवाती कि अल्लाह के घर में देर है पर अंधेर नहीं है। तुम चिंता मत करो बहन, अल्लाह ने चाहा तो ढेर सारे पोते पोतियाँ तुम्हारे घर में आएंगे। उस दिन तो हद ही हो गई जब एक दिन साफिया के अब्बा जान बेटी से मिलने आए। औपचारिक बात के बाद जब साफिया अपने अब्बू के लिए चाय लेकर पहुंची तो देखती है कि सास रोए जा रही है।
मेरे तो कर्म ही फूट गए। जिस आशा को धर कर मैंने आमिर का निकाह आपकी बेटी से किया था, सब धरे के धरे रह गए। अब तो आमिर भी सऊदी चला गया। अब मैं बिना पोते पोतिए का मुंह देखे ही मर जाऊंगी। साफिया के लिए कोई पहला मौका नहीं था जब उसने अपनी सास को बच्चे के लिए किसी और के पास रोते देखा था, लेकिन जब अपने अब्बू के सामने ही अपनी शिकायत सुनी तो आग बबूला हो गई। बोली, अम्मी अल्लाह से डरिए, आपको कैसे पता है कि बच्चा मेरे कारण नहीं हो रहा है, और अगर बाद में आमिर में ही कोई कमी निकली तो आप फिर क्या कहेंगी। खुदा न करे कल को अगर आपकी शबनम के साथ यही हो तो आप फिर किसे दोष देंगी। पूरी तरह से फट पड़ी साफिया बोलते बोलते रुआंसी हो गई थी। सास भी शायद अंदर ही अंदर भरी पड़ी थी। बोली, देखो देखो इसके तेवर तो देखो, एक तो अब तक मुझे पोते पोतियों के लिए तरसाया, अब शराब भी दे रही है कि मैं नानी भी ना बन पाऊँ। तेरे मुंह में कीड़े पड़े, खबरदार जो शबनम के बारे में कुछ बोला तो। देखा अम्मी जान, जब अपनी औलाद पर आता है तो कैसे दिल जलता है, और आप मेरे अब्बू को बैठाकर मेरा गुणगान कर रही हैं। अब्बू जान, मुझे नहीं रहना है यहाँ। जब से आमिर गया है तब से मेरा जीना मुहाल कर रखा है अम्मी ने। मैं बस लिहाज करती रही और चुपचाप सहती रही, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होगा। हूँ लिहाज, वो तो मैं देख रही हूँ। सास तमक कर बोली, और मुझे अपने घर जाने की धमकी मत सुनाओ। बुढ़ापे में भी अल्लाह की रहमत से किसी पर बोझ नहीं बनी हूँ। साफिया के अब्बू जान सोचते कि बीच में विराम आए तो मैं कुछ बोलूं और स्थिति संभालूं, लेकिन एक का ख़त्म नहीं होता था कि दूसरा शुरू हो जाता था। अंत में देखा कि अब तो पानी सर से ऊपर आ रहा है। डपट कर साफिया से बोले, बस बहुत हो गया, यही संस्कार तूने सीखे हैं। जब दो बड़े आपस में बात कर रहे थे तो तुम्हें बीच में टपकने की क्या ज़रूरत थी। वो साफिया को सचमुच डांट रहे थे या माहौल शांत करने के लिए उसे बस एक झिड़की दी थी, ये तो वो ही जाने, लेकिन इसका असर उल्टा ही हुआ। साफिया पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई, लेकिन उसकी सास बोल पड़ी, अगर अच्छे संस्कार होते तो कोई अपने शोहर की अम्मी से ऐसे बात नहीं करती। वो यहीं नहीं रुकी, बोली, मजाल है कि शबनम अपनी सास से ऐसे बोलने की हिम्मत भी करे। हमने अपने बच्चों को ऐसे संस्कार नहीं दिए हैं। साफिया के अब्बू समझदार इंसान थे। बोले, जाने दीजिए, जैसी भी है अब आपके घर की ही बहू है, मैं उसको समझाऊंगा। अम्मी ने इस बात का कोई उत्तर नहीं दिया। साफिया के अब्बू की हिम्मत थोड़ी और बढ़ी तो झट से बोल पड़े कि अगर आप बुरा न माने तो कुछ दिनों के लिए साफिया को अपने साथ लेता जाऊं, उसका भी मन बहल जाएगा और ये तनाव भी समय के साथ ख़त्म हो जाएगा। अभी अगर मैं ऐसी स्थिति में ही छोड़कर चला जाऊंगा तो फिर कोई संभालने वाला भी नहीं रहेगा। अभी आप दोनों गर्म हैं, ऐसे में दोनों को बिना किसी तीसरे के एक साथ छोड़ना भी ठीक नहीं है। बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप भी हमारे साथ चलिए, और लोगों से मिलेंगी तो आपका भी मन बहल जाएगा। अम्मी चुपचाप सुनती रही। अब साफिया के पापा इसे रजामंदी समझे या इनकार, वो कुछ फैसला नहीं कर पाए। फिर धीरे से बोले, सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा। अगर आप नहीं चाहती हैं तो साफिया यही रहेंगी। इस बार उसकी सास धीरे से बोल पड़ी, आपकी बेटी है, भला मैं रोकने वाली कौन होती हूँ, पर मैं तो यही रहूँगी। साफिया के पापा ने इसे रजामंदी ही समझी और कुछ ये सोचकर कि कुछ दिन अलग अलग रहेंगी तो मन की कड़वाहट अपने आप ही कम हो जाएगी, साफिया को ले जाने का निर्णय लिया। अंदर आकर साफिया से बोले, चलो अपना कपड़ा वगैरह ले लो, अपने घर चलेंगे। साफिया भी इस माहौल से उब चुकी थी, लेकिन उसके माथे पर कुछ देर के लिए सिलवटें उभरी, मानो पूछ रही हो कि अम्मी जान मान गई। उसके अब्बू बस मुस्कुरा भर दिए और बोले, हाँ सब मान गए, अब चलो कुछ दिनों के लिए। साफिया के घर जाने के बाद उसकी सास निढाल होकर बिस्तर पर गिर गई। शाम में जब फ़ोन की घंटी से नींद खुली तो देखा कि बेटी शबनम का फ़ोन है। साफिया के साथ हुए प्रसंग के बाद शबनम पहली अपनी थी जिससे वो बात कर रही थी। एक एक कर सारी बातें उसने शबनम को बताई। आदमी जब किसी को किसी घटना का विवरण सुनाता है तो अपने हिस्से की चीज़ सुनाते समय उसको अपने तर्कों से जस्टिफाई भी करते जाता है। जितनी बार उस घटना का विवरण प्रस्तुत होता है, अपनी भूमिका उतनी ही रिफाइन होती जाती है, और जो पक्ष वहाँ मौजूद नहीं होता है, धीरे धीरे सारा दोष उसी का नजर आने लगता है। यही बात इस घटना के साथ भी हुई। उधर साफिया के मायके में जब उस घटना का विवेचन बारंबार हुआ
तो दोषी उसकी सास थी और उसके ससुराल में इस घटना की मुख्य खलनायिका वो स्वयं थी। रात में जब आमिर का फ़ोन आया तो उसकी अम्मी अब तक 3 बार उस घटना का विवरण अपनी बेटी व बहन से कर चुकी थी। चौथी बार जब आमिर के सामने उसने घटना का विवरण शुरू किया तो कुल जमा ये निकल कर आया, मैं साफिया के अब्बा से बोल रही थी कि अब तो बस एक ही इच्छा है कि जल्दी से पोते पोतियों का मुंह देख लूं, पता नहीं कब अल्लाह का बुलावा आ जाए। लेकिन न जाने उसने क्या सुना कि ले देकर मुझ पर भड़क गई। उसको बच्चा नहीं होने का अपना दर्द है, परंतु उसने अपना सारा गुबार मुझ पर निकाल दिया। जब मैंने पलट कर जवाब दिया तो पैर पटक कर बोली कि मुझे यहाँ नहीं रहना है और अपने अब्बा के साथ अपने घर चली गई। आमिर ने सुना तो उसके तन बदन में आग लग गई। बस इतना ही बोल पाया कि माँ फ़ोन रखो, मैं उससे बात करता हूँ। लेकिन माँ फ़ोन रखने के बजाय सुबकने लगी, मेरा तो एक ही बेटा है, अगर उससे भी नहीं बनी तो मैं कहाँ जाऊँगी। आगे की बात उसकी हिचकियों में ही दब गई। आमिर उसे शांत करता रहा, लेकिन शिकायतकर्ता को हमेशा इस बात की आशंका रहती है कि पता नहीं उसकी शिकायत ठीक तरीके से सुनी गई है या नहीं। आमिर जितनी बार अम्मी के मुंह से उसकी व्यथा सुनता, साफिया पर उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता। जब उसकी माँ ने फ़ोन रखा तो गुस्से के अतिरेक में उसने तुरंत साफिया को फ़ोन लगाया। उसे इस बात पर और ज़्यादा क्रोध आ रहा था कि साफिया अम्मी से झगड़कर अपने घर चली गई। उसे ऐसा लगा मानो साफिया उसको चैलेंज करके गई हो कि अगर ठीक से नहीं रहे तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। इधर साफिया के घर में शाम ढलते ढलते अनेक बार ये प्रसंग दोहराया जा चुका था और उसकी सास बहुत बड़ी खलनायिका बन चुकी थी। वो खुद से ये बात आमिर को बताना चाहती थी, लेकिन ये सोचकर मन मसोकर रह गई कि पता नहीं अभी फैक्ट्री में होंगे, परेशान हो जाएंगे। रात को उनका फ़ोन आएगा तब उनसे बात करेंगे। उसे आमिर के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार था और ऐसे में जब रात को उसका फ़ोन आया तो उसने लपक कर फ़ोन उठाया और कुशलक्षेम पूछने लगी। लेकिन आमिर के तो सर से पांव तक आग लगी थी। साफिया के सवालों को अनसुना कर उसने सीधे यही पूछा कि तुम माँ को अकेले छोड़कर अपने घर क्यों चली आई। साफिया विस्तार से अपनी बात बताना चाहती थी, लेकिन आमिर कुछ सुनने को तैयार नहीं था। उसने बस एक ही रट्टा लगा रखी थी कि कल सुबह होते ही मेरी माँ के पास पहुँचो, उसके बाद ही कोई बात होगी। थोड़ी देर साफिया उसे स्थिति बताने की चेष्टा करती रही। आखिर उसके घर में अब तक हुए वार्तालाप में सारी गलती उसकी सास की थी और यहाँ आमिर उसकी कोई दलील सुनने को तैयार ही नहीं था। उसका मन झुंझला उठा। आप किसी व्यक्ति के पास किसी और की शिकायत लेकर जाएं और वो व्यक्ति आपको ही दंडित करने लगे तो बहुत पीड़ा होती है। साफिया के साथ यही हो रहा था। उसे और कुछ नहीं, बस आमिर से सहानुभूति चाहिए थी, लेकिन आमिर तो बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अंत में उसने ये कहकर फ़ोन रख दिया कि मैं अभी नहीं जाऊंगी, आप आएंगे अब तभी जाऊंगी। फ़ोन कटने से आमिर का गुस्सा और भड़क उठा। उसे लगा कि जब वह साफिया को अपने घर जाने को कड़ाई से कहेगा तो वो सहम जाएगी, अपनी सफाई पेश करेगी। लेकिन उसने न केवल मना कर दिया बल्कि फ़ोन भी काट दिया। उसके अहम को ठेस लगी। उसने दोबारा फ़ोन लगाया और सीधे कहा कि कल तुमको हर हाल में मेरे घर जाना है और अगर नहीं आई तो फिर सोच लो दोबारा उस घर में कदम नहीं रखना। साफिया ने आमिर का ये रूप नहीं देखा था। वो घबरा तो गई, लेकिन हिम्मत जुटाकर बोली कि ऐसी धमकी से मैं नहीं डरने वाली हूँ। अब तो मैं घर तभी जाऊँगी जब आप आएंगे। ये कहकर उसने फ़ोन रख दिया। दोबारा फ़ोन कटने से आमिर को लगा जैसे गुस्से से उसका सर फट जाएगा। ये तो उसकी मर्दानगी को खुल्लम खुल्ला चैलेंज जैसा था। उसे ऐसा लगा मानो किसी बच्चे को लाख मना करने के बाद भी वो मुंह चिढ़ाने से बाज नहीं आ रहा हो। चटाक एक जोरदार थप्पड़ उसने बच्चे के मुंह पर मारा, लेकिन बच्चा कहाँ था। थप्पड़ से उसका गुस्सा शायद शांत हो जाता, लेकिन यहाँ तो उसके हाथ में केवल फ़ोन था। उसने तीसरी बार फ़ोन लगाया। इस बार साफिया ने फ़ोन नहीं उठाया। लगातार 3 बार फ़ोन की घंटी बजती रही, लेकिन साफिया ने फ़ोन नहीं उठाया। अब तक उसके मस्तिष्क पर क्रोध का पूरा कब्जा हो चुका था। अब निर्णय लेने की बारी मस्तिष्क नहीं बल्कि क्रोध अग्नि की थी। उसने फ़ोन उठाया और चटाक 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 एक साथ 3 थप्पड़ साफिया के मुंह पर दे मारे। इधर साफिया भी गुस्से से आपक हो रही थी।
फ़ोन की घंटी सुनकर भी अनसुना कर रही थी। लेकिन जब फ़ोन की घंटी कुछ देर के लिए नहीं बजी तो लगा चलो एक बार फ़ोन कर ही लेते हैं, ज़्यादा अड़ेंगे तो कल ससुराल चली जाऊंगी, लेकिन इनसे बात नहीं करूंगी। इसी ऊहापोह में फ़ोन के पास पहुंची ही थी कि फ़ोन पर मैसेज का बीप बजा। लपक कर फ़ोन उठा लिया, सोचा आमिर का ही मैसेज होगा। उसका अनुमान सही था, मैसेज आमिर का ही था। फुर्ती से उसने इनबॉक्स खोला, लेकिन ये क्या, मैसेज देखते ही ऐसा लगा मानो चटाक 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 मूर्छित होकर वहीं ज़मीन पर गिर पड़ी। घर के लोग दौड़ कर आए। अरे देखो साफिया को क्या हो गया, उठो साफिया उठो बेटा, अरे क्या हो गया, कोई पानी लाओ, अरे बेटा क्या हो गया। परिवार वाले साफिया को झकझोर रहे थे। अब उसके मुंह पर पानी का छींटा मारा तो वो कुनमुनाई, आमिर आमिर, बस यही एक शब्द वो बार बार बुदबुदा रही थी। थोड़ी देर में जब उसे होश आया तो देखा कि सारा परिवार उसके पास इकट्ठा हो चुका है। अब्बू बोले बेटी क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना, कुछ तो बोलो, एकाएक गिर कैसे गई। कुछ नहीं अब्बू। आमिर, क्या हुआ आमिर को। अब घर वाले सचमुच परेशान हो गए थे। आमिर का मैसेज आया है, बस इतना ही बोल पाई वो। आगे के शब्द हिचकियों में दब गए। क्या मैसेज है, बोलो बेटी, आमिर ठीक तो है। ये कहकर उसके अब्बू फ़ोन की ओर लपके। फ़ोन ऑन करते ही मैसेज देखा ही, तलाक तलाक तलाक, या अल्लाह ये क्या देख रहा हूँ मैं, एक साथ 3 तलाक। अरे देना ही था तो एक बार दे देता। बस एक ही ख्याल कि अब साफिया का क्या होगा। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।